नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से एक बार फिर से आपसे मुखातिब हूँ। पिछले दिनों हमने निबंध की परिभाषा, अर्थ आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आइए आज हम बात करते हैं निबंध के प्रमुख तत्वों के बारे में। साथियों, हिंदी के आलोचक कहानी, नाटक और उपन्यास के तत्वों के विषय में एक मत हैं, किंतु निबंध के तत्वों का सर्वानुमोदित रूप उपलब्ध नहीं है। तथापि विविध मान्यताओं का विश्लेषण करने पर निबंध में निम्नलिखित विशेषताओं के अंतर्भाव पर बल दिया जा सकता है: प्रतिपाद्य विषय, एकान्विति अथवा एक सूत्रता, आत्म तत्व का निर्वाह, कलात्मकता आदि। हमने श्याम पट्ट पर इन्हीं बिंदुओं को यहाँ पर अंकित किया है। एक बार फिर से मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा। निबंध के प्रमुख तत्वों में प्रतिपाद्य विषय, एकान्विति, आत्म तत्व का निर्वाह, कलात्मकता को हम शामिल कर सकते हैं। आइए इन्हीं बिंदुओं पर हम संक्षिप्त और सारगर्भित चर्चा करते हैं, जो छात्रोपयोगी होगी, ऐसा मेरा मानना है। प्रतिपाद्य विषय के संबंध में अगर हम बात करें तो निबंध में विषय वस्तु की सफल प्रतिपत्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसके विकास के 3 सोपान रहें: प्रारंभ, निर्वाह और अंत। निबंध के प्रारंभिक अनुच्छेद विषयानुरूप, गंभीरता अथवा लालित्य से अनुप्राणित रहने चाहिए। निर्वाह के अंतर्गत मुख्य वर्ण विषय अथवा आधिकारिक समस्या का स्पष्ट निरूपण भी होना चाहिए। प्रासंगिक विषयों को मुख्य विषय की पुष्टि के लिए ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उनकी अतिव्याप्ति दोष मानी जा सकती है। निबंध के तत्वों में जो दूसरा तत्व है एकान्विति, उसके संबंध में हम यूँ विचार कर सकते हैं कि निबंध में विषय विशेष की प्रमुखता के अतिरिक्त कतिपय विषयों का प्रसंग प्रेरित चित्रण भी रहता है, किंतु लेखक का धर्म है वह अंग को अंगी न बनने दे, अन्यथा रचनागत एक सूत्रता विच्छिन्न हो सकती है। निबंध का तीसरा तत्व माना जाता है आत्म तत्व का निर्वाह। निबंध में लेखक के व्यक्तित्व का सहज अंतर्भाव रहना चाहिए, अन्यथा उसमें आत्मीयता के समावेश की संभावना धूमिल हो जाएगी। उसमें विषय प्रतिपादित गंभीरता के साथ साथ लेखक की मानसिक प्रतिक्रियाओं अथवा वैयक्तिक दृष्टिकोण का उचित प्रतिनिधित्व रहना भी आवश्यक है। वस्तुतः आत्मीयता का समाहार आधुनिक निबंध का मूल तत्व है। निबंध का एक और प्रमुख तत्व है कलात्मकता। कविता की भांति गद्य में भी कलात्मकता का होना अपेक्षित है। यद्यपि यह सत्य है कि मुख्य रूप से तो प्रतिपाद्य पर ही ध्यान देना होगा, किंतु भाषा के प्रवाह और अभिव्यक्ति की शैली की एकांत उपेक्षा नहीं की जा सकती। भाषा के अंतर्गत शब्द समृद्धि अथवा शब्द चयन के व्यापक आधार का अनन्य महत्व है। लेखक की भाषागत जटिलता के स्थान पर व्यावहारिक पदावली के प्रयोग पर बल देना चाहिए। निबंध की कुछ शैलियाँ भी निर्धारित की गई है विद्वानों के द्वारा। चूँकि निबंध लेखन और निबंधानुशीलन दोनों ही अपेक्षाकृत शुष्क कार्य है, अतः निबंध लेखक का कर्तव्य है कि वह अपनी शैली को स्वाभाविक और सरस बनाने के प्रति सचेष्ट रहे। सामान्यतः निबंधकार उसमें इन 4 शैलियों का प्रयोग करते हैं: व्यास शैली, समास शैली, विक्षेप शैली, धारा शैली। आइए हम इन तमाम शैलियों पर पृथक पृथक विचार करें। बात करते हैं व्यास शैली की। इस शैली के अंतर्गत निबंधगत विषय को सरल विस्तार प्रदान किया जाता है। वर्णन और विवरण की प्रवृत्ति रखने वाले निबंधों में मुख्यतः इसी शैली का आश्रय लिया जाता है। समास शैली में रचित निबंधों में विषय का संक्षिप्त और सूत्रबद्ध कथन रहता है। भाषा को अधिक से अधिक अर्थवाही बनाने के प्रयत्न में लेखक न केवल उसे समास बहुलता बना देता है, अपितु संधि, उपसर्ग और प्रत्यय का आश्रय लेकर भी वाक्य संकोचन करता है। इसी प्रकार विक्षेप शैली का प्रयोग ऐसे भावात्मक निबंधों में होता है जिनमें भावावेग के फलस्वरूप भाषा के बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। धारा शैली के माध्यम से निबंधकार अपनी रचना में तन्मयता अथवा तारतम्य की विशिष्ट योजना करता है। विषय का भावुकतापूर्ण निरूपण इसकी सहज विशेषता है। अतः भावावेग की सरस और प्रवाहमयी अभिव्यंजना इसमें अनिवार्यतः
मुखरित रहती है। छात्राओं, आज हमने निबंध के तत्व और निबंध की शैली पर यहाँ पर संक्षिप्त चर्चा की है। आने वाले दिनों में हम निबंध के भेद और अन्य बातों पर भी चर्चा करेंगे। आप सबका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सजग रहें, इसी में हम सबका भला है। मानवता की रक्षा के लिए आप और हम सब अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। जय हिंद।